नमस्कार। आज हम चल रहे हैं समय में थोड़ा पीछे, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम उन कानूनों को जानेंगे जिन्होंने आज के भारत की मतलब हमारे मॉडर्न इंडिया की प्रशासनिक और संवैधानिक नींव रखी। ये कहानी है 1773 से लेकर 1935 तक के उन ब्रिटिश एक्ट्स की जिन्होंने सचमुच भारत का भविष्य लिख दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक कैसे बन बैठी। इसका जवाब छिपा है उन कानूनों की एक लंबी सीरीज में, जिन्हें हम आज एक एक करके बड़े आराम से समझने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरी टाइमलाइन पर। देखिए, 1600 के दशक में सब व्यापार से शुरू हुआ। फिर आया 1773, जब पहली बार कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश हुई। इसके बाद 1858 में हुआ एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट, और आखिर में 1935 का वो एक्ट जो सब कुछ बदलने वाला था। यही है हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कंपनी का शासन, फिर चार्टर एक्ट्स, 1857 के बाद सत्ता कैसे बदली ये देखेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़ी और कैसे हम स्वशासन की तरफ बढ़े। और हाँ, ये सब हमारे आज के संविधान की नींव कैसे बने ये भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले दौर से। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कह सकते हैं, एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गई थी। इतनी पावरफुल कि खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर होके इस पर लगाम कसनी पड़ी। तो प्रॉब्लम आखिर थी क्या? देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया खजाना, मतलब बेहिसाब पैसा और पावर। और इसका नतीजा, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें करप्शन बुरी तरह फैल गया। वो अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे, अपनी जेबें भरने लगे। ब्रिटेन को कोई फायदा नहीं हो रहा था। बस इसी को रोकने के लिए दखल देना जरूरी हो गया था। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा मूव था। इस एक्ट ने, आप समझिए, 3 बड़े काम किए। पहला, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, मतलब पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास को इसके अंडर ला दिया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कंपनी के कर्मचारियों के प्राइवेट ट्रेड पर लगा दी पूरी तरह से रोक, सीधा सीधा भ्रष्टाचार पर हमला। अब रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक 11 साल बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने तो शिकंजा और भी कस दिया। कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पॉलिटिकल मामले देखने के लिए बना एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था, और जो कमर्शियल मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखते रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। समझ रहे हैं? ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये इरादे साफ करने जैसा था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले फेज में, और ये है चार्टर एक्ट्स का दौर। इन एक्ट्स ने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर कंपनी का कैरेक्टर ही बदल दिया। एक ट्रेडिंग कंपनी से उसे पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ये टाइमलाइन इन बदलावों को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 1813 में कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो लगभग खत्म कर दी गई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1833 का एक्ट। इसने तो कंपनी का ट्रेडर वाला टैग ही हटा दिया। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर थी, बस। और इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम। और अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की, वो घटना जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। देखिए, 1857 की क्रांति कोई छोटा मोटा सिपाही विद्रोह नहीं थी। ये तो एक भूचाल था जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। ब्रिटिश सरकार को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे अब इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि अगर अब कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो भारत उनके हाथ से गया समझो। ये स्लाइड 1857 से पहले और बाद के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। कंपनी का राज खत्म और शुरू हुआ सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन। जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था उसका टाइटल भी गवर्नर जनरल से बदलकर हो गया वाइसरॉय, जो सीधे क्राउन को यानी कि रानी को रिप्रेजेंट करता था। तो 1858 के एक्ट ने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, खत्म।
पिट्स इंडिया एक्ट वाली जो डबल कंट्रोल की व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई। लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। और हाँ, लंदन में एक नया बहुत पावरफुल पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होता था। मतलब अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह था। कंपनी राज खत्म होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1857 से एक बड़ा सबक सीखा था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर इंडिया पर लंबे समय तक राज करना है तो भारतीयों को गवर्नेंस में शामिल करने का कम से कम दिखावा तो करना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत धीमी और सोची समझी स्ट्रैटेजी भारतीयों को शासन में शामिल करने की। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। 1861 में पहली बार कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। 1892 में ये संख्या थोड़ी और बढ़ाई गई, लेकिन असली माइलस्टोन आया 1909 में, जब पहली बार कोई भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। ये सिंबॉलिक था, लेकिन बहुत बहुत जरूरी कदम था। लेकिन इसी 1909 के एक्ट ने एक ऐसा काम भी किया जिसका असर बहुत गहरा और दुखद रहा। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे खुला और सबसे खतरनाक उदाहरण था। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। चलिए, अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अब जोर पकड़ रहा था और ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था कि वो और ज्यादा रिफॉर्म्स करें। इसी माहौल में आता है 1919 का एक्ट। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग फीचर था, वो था प्रोविंसेस में डायरकी, यानी द्वैध शासन की शुरुआत। मतलब प्रोविंस के जो भी सब्जेक्ट्स थे उन्हें 2 लिस्ट में बांट दिया गया। ये टेबल इस सिस्टम को एकदम आसान बना देती है। देखिए, जो जरूरी सब्जेक्ट्स थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, न्याय, वो रिजर्व्ड थे, जिन पर गवर्नर का पूरा कंट्रोल था। और जो कम जरूरी सब्जेक्ट्स थे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो ट्रांसफर्ड थे, जो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए। लेकिन मजे की बात यह है कि असली पावर, फाइनल वीटो, अभी भी गवर्नर के ही हाथ में था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था और आप कह सकते हैं कि इसने अनजाने में ही आजाद भारत के संविधान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। इस एक्ट का असर आज भी हमारे सिस्टम पर साफ साफ दिखता है। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया, प्रोविंसेस को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी आज़ादी दी, और हाँ, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, उसकी स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। इतना ही नहीं, UPSC और स्टेट PSCs का बेस भी यहीं से आया। और साथ ही 6 प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका यानी बाइकैमरलिज्म भी शुरू किया गया। तो चलिए एक नज़र में पूरी कहानी को फिर से दोहराते हैं। 1773 में कंपनी पर कंट्रोल से शुरुआत हुई, फिर आया 1858 का बड़ा पावर शिफ्ट और आखिर में 1935 का वो विशाल एक्ट। हर एक कानून ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एक नई शक्ल दी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब बड़ा सीधा है। हमारे संविधान के जो कई बड़े फीचर्स हैं वो अचानक से नहीं आ गए। पार्लियामेंट के 2 हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बंटवारा, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब की जड़ें हमें इन्हीं ब्रिटिश एरा के एक्ट्स में मिलती हैं। ये एक सीधी सादी कानूनी विरासत है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है, क्या ये सारे एक्ट्स सिर्फ गुलामी की जंजीरें थीं, या फिर इन्हीं जंजीरों को बनाने वाले औजारों से अनजाने में ही सही आजाद भारत के संविधान की नींव भी तैयार हो रही थी? इस दोहरी विरासत के बारे में सोचना वाकई बहुत जरूरी है।